देश के सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन एक गर्म टॉपिक पर सुनवाई जारी रही। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस को लेकर इंटरिम स्टे के पिटिशंस पर कोर्ट के सामने यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यूमेंट्स रखे और कहना पड़ेगा कि उन्होंने एकदम डिटेल में जवाब दिया उन आर्ग्यूमेंट्स का जो पहले पिटिशनर्स ने उठाए थे, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, राजीव धवन जैसे नामी एडवोकेट्स दिखे। पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टीज का होलसेल टेक ओवर या फिर रेमेडी ना मिल पाना अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी डी नोटिफाई कर दी जाए, इन सब का ही जवाब एसजी तुषार मेहता ने दिया है। शुरुआत में ही एसजी तुषार मेहता ने सीजेआई बीआर गवाई को बताया कि इस लॉ के पीछे कोई छुपा एजेंडा नहीं बल्कि एक सेंचुरी पुराने मेनेंस को टैकल करने की कोशिश है। उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्रवाई का जिक्र किया जिसमें 97 लाख रिप्रेजेंटेशंस आई थी और 25 वक्फ बोर्ड से कंसल्ट किया गया था। बात काफी बड़ी थी और एसजी मेहता ने क्लियर किया कि अब तक किसी डायरेक्टली अफेक्टेड इंडिविजुअल ने कोर्ट में पिटिशन नहीं डाली है। सबसे पहले इशू आया वक्फ बाय यूजर का। ये वो कंसेप्ट है जहां कोई प्रॉपर्टी अगर लंबे समय तक रिलीजियस या वक्फ के यूज में हो रही है तो उसे वक्फ माना जाता है, लेकिन नए अमेंडमेंट में ये कंसेप्ट हटा दिया गया है। पिटिशनर्स का कहना था कि पहले तो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं था और अगर नहीं भी करवाया तो सिर्फ एक छोटी सी फाइन लगती थी, पर अब अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है तो वो वक्फ ही नहीं मानी जाएगी, चाहे वो 200 साल पुरानी ही क्यों ना हो। एसजी तुषार मेहता ने इसका सीधा जवाब दिया। 1923 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था। उस टाइम मुतावली को कोर्ट के सामने वक्फ के डिटेल्स देने होते थे, अकाउंट स्टेटमेंट्स देने होते थे और कोर्ट वेरीफाई करके एक ऑफिशियल लिस्ट पब्लिश करता था। एसजी मेहता ने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन से भी एक कदम आगे की चीज थी। 1954 के एक्ट में वक्फ बाय यूजर इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें सर्वे कमिश्नर प्रॉपर्टीज का सर्वे करता था और अगर कोई छूट जाता तो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था। 1995 के एक्ट में भी एक लास्ट विंडो दिया गया अनरजिस्टर्ड वक्फ के लिए। एसजी तुषार मेहता ने 1976 की एक वक्फ इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट का भी रेफरेंस दिया जिसमें लिखा था कि रजिस्ट्रेशन ना करवाना एक डीपली प्रेवलेंट मेलेडी बन चुकी है। कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अनरजिस्टर्ड वक्फ के बिहाफ पर कोई सूट फाइल ही ना किया जाए। यह रिकमेंडेशन बाद में सेक्शन 87 में कोडिफाई हुआ जो बाद में साल 2013 में रिमूव कर दिया गया था, इंटरेस्टिंगली इलेक्शन के कुछ महीनों पहले ही। तो एसजी तुषार मेहता का कहना था कि 3 बार मौका दिया गया था रजिस्ट्रेशन का। अब अगर कोई कह रहा है कि उसकी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं थी तो वो क्लेम फिक्टिशियस हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कहा कि वक्फ बनाना या यूजर वक्फ होना फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक स्टैट्यूटरी राइट है जो टाइम के साथ मॉडिफाई हो सकती है। रिलीजियस प्रैक्टिस के कंटेक्स्ट में उन्होंने एक तीखा सवाल उठाया, क्या जो मुस्लिम्स वक्फ नहीं बना सकते वो मुस्लिम्स नहीं कहलाएंगे। एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पिटिशनर्स का था कि कलेक्टर को ये पावर देना कि वो डिसाइड करे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या गवर्नमेंट की, ये तो सरकार को ही जज बना देना हुआ। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन है, उन्होंने उठाया था। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने इस आर्गुमेंट को भी डिसमेंटल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए स्टेटस डिसाइड करता है, टाइटल का फैसला नहीं करता और अगर किसी को इशू है तो वक्फ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। पोजेशन प्रॉपर्टी का नहीं जाता, सिर्फ उसका वक्फ स्टेटस हटा दिया जाता है। जब बेंच ने कहा कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में स्टेटस को मेंटेन होगा, एसजी तुषार मेहता ने अग्री किया। एसजी मेहता ने क्रॉफर्ड, बेली एंड को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया था कि किसी ऑफिसर को अथॉरिटी बनाना ऑटोमेटिकली जज इन हिज ओन कॉज नहीं बनाता जब तक पर्सनल बायस ना हो। और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड 2022 में स्टेट का राइट प्रोटेक्ट करने का मेंशन भी दिया गया। एक और मुद्दा था जिसमें पिटिशनर्स ने कहा कि वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखना आर्टिकल 26 का वायलेशन है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का राइट देता है। एसजी मेहता ने क्लैरिफाई किया कि वक्फ बोर्ड के काम लार्जली सेक्युलर होते हैं जैसे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सक्सेशन या लिटिगेशन। इनमें रिलीजियस अथॉरिटी नहीं होती। रिलीजियस हेड होता है सजादा नशीं और उनका काम वक्फ एक्ट कवर ही नहीं करता। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं और स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम 3। यूनियन का कहना है कि बोर्ड का काम वाइड रेंजिंग होता है और दूसरे धर्मों के लोगों से डील भी करता है। हिंदू एंडाउमेंट्स के कंपैरिजन में उन्होंने बताया कि टेम्पल्स में भी पुजारी सरकार अपॉइंट करती है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस किसी भी धर्म के लोगों के द्वारा रन किया जा सकता है। एसजी मेहता ने ये भी पॉइंट रखा कि वक्फ सिर्फ मॉस्क चलाने तक लिमिटेड नहीं है, ये सेमेट्री, स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर चैरिटेबल कामों में भी काम करता है। तो
सेक्युलर नेचर ऑब्वियस है, उनका कहना था। एक और काफी कंट्रोवर्शियल क्लॉज है सेक्शन 3D। पिटिशनर्स ने कहा कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो वक्फ है उनका वक्फ स्टेटस कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन एसजी मेहता ने बताया कि 1958 के एक्ट के सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में लिखा है कि अगर कोई मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड बन जाती है तो कस्टमरी रिलीजियस यूज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एसजी मेहता ने बताया कि एएसआई ने जेपीसी को बताया था कि वक्फ बोर्ड्स का काम कंजर्वेशन में रुकावट बन रहा था। कई बार यूनिलैटरल डिसीजंस ले लेते हैं जो एएसआई के पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। इससे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी पे बुरा असर पड़ता है। पिटिशनर्स ने सेक्शन 3E पर भी सवाल उठाया था, जिसमें लिखा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता। पिटिशनर्स का कहना था कि ये ट्राइबल राइट्स के खिलाफ है। एसजी मेहता ने सीधा जवाब दिया कि अब तक कोई भी ट्राइबल इंडिविजुअल खुद कोर्ट नहीं आया है, सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को सिर्फ एकेडमिक बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है। उनका कहना था कि ये प्रोविजन ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करता है जो वक्फ क्रिएशन के चलते डेंजर में पड़ चुकी थी। एसजी मेहता ने ये भी कहा कि इस्लामिक माइनॉरिटीज भी डाइवर्स होती है और सब एक जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते। सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स अभी भी जारी है। पिटिशनर्स अपने साइड पहले ही रख चुके हैं। अब सरकार की तरफ से एसजी मेहता स्टेप बाय स्टेप हर मुद्दे का जवाब दे रहे हैं। लॉ का इतिहास, रिलीजियस फ्रीडम, सेक्युलर गवर्नेंस और प्रॉपर्टी राइट्स सब कुछ कवर करते हुए आज यानी कि 22 मई को वापस से सुनवाई होगी, जहां और आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर फाइनल डिसीजन आने में अभी वक्त है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये केस सिर्फ एक लॉ का नहीं बल्कि आइडेंटिटी, हेरिटेज, सेक्युलरिज्म और रूल ऑफ लॉ के बीच की एक डेलिकेट बैलेंस का भी मुद्दा बन चुका है। तो व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।